प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शीशराम यादव आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। विद्यार्थियों, जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पहले हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और उसके लिए आपको बाहर की सब चीज़ों से अपने आप को हटा के सिर्फ अपने टॉपिक पर फिक्स होना चाहिए। और उसके लिए आप क्या करें, जो भी ये जो एक्स्ट्रा आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उन सबको हटाओ और अपने केमिकल काइनेटिक्स वाले टॉपिक पर आओ। विद्यार्थियों, रसायनज्ञों के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन विभिन्न दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है पदार्थ के बीच होने वाली अभिक्रिया की सुगमता, अर्थात अभिक्रिया का होना संभव है या नहीं तथा उससे वांछित उत्पादों की किस सीमा तक उपलब्धता होगी। दूसरा, यदि अभिक्रिया होती है तो कितनी होगी और किस सीमा तक होगी। तीसरा, यदि अभिक्रिया होती है तो किस गति से होगी और उसे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अभिक्रिया की सुगमता का अध्ययन ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के द्वारा किया जाता है। अभिक्रिया की सीमा, जहाँ केवल रासायनिक अभिक्रिया की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम अर्थात द्रव्य अनुपाती नियम लॉ ऑफ मास एक्शन द्वारा कर सकते हैं। लेकिन बेटा जो थर्ड वाला था ना, यदि अभिक्रिया होती है तो किस गति से होगी और उसे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इस बात के लिए हमें रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक गतिकी भी इसको कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल डायनेमिक्स, ये सभी इसी के नाम हैं, उससे इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर मिलता है। रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग वेगों से होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं तो इंस्टेंटेनियस होती हैं, तात्क्षणिक होती हैं, जैसे विस्फोटक, आयनिक अभिक्रियाएं और उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। इसके विपरीत कई ऐसी अभिक्रियाएं भी हैं जो बहुत ही मंद गति से होती हैं, अर्थात महीनों या वर्षों बाद भी साधारण ताप पर इनकी सांद्रता में परिवर्तन बताना कठिन होता है, अर्थात क्रियाफल की प्राप्ति नगण्य होती है। जैसे H2 व O2 का उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संयोग कराकर पानी का बनाना तथा लोहे पर जंग लगना। इन दोनों पराकाष्ठाओं के मध्य बहुत सी कार्बनिक एवं अकार्बनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनका वेग साधारण कमरे के ताप पर ज्ञात किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ अभिक्रियाएं जैसे आयनिक अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, इनमें इलेक्ट्रॉन, परमाणु या परमाणुओं का समूह वास्तव में स्थानांतरण होता है। ये साधारणतः स्लो रिएक्शंस होती हैं, मंद गति से होती हैं, जैसे KMnO4 की ऑक्जेलिक एसिड या H2O2 से रिएक्शन, SnCl2 की HgCl2 से रिएक्शंस, ये बहुत ही स्लो रिएक्शंस होती हैं बेटा। अतः देखा गया कि विभिन्न अभिक्रियाओं न केवल विभिन्न वेगों से होती हैं वरन इनके वेग को भी सांद्रता, कंसंट्रेशन, ताप, टेम्परेचर तथा दाब, प्रेशर आदि की अवस्थाओं में परिवर्तन करके परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया के वेग को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बेटा जो कैटलिस्ट वर्ड है ना, उत्प्रेरक, इसका मतलब वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और अगर वो अभिक्रिया के वेग को घटाता है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन का प्राप्त होना एक बहुत ही धीमी अभिक्रिया है। दोबारा से सुनिएगा, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 से ऑक्सीजन का प्राप्त होना बहुत ही स्लो रिएक्शन है, लेकिन MnO2 की कुछ मात्रा से उत्प्रेरित किया जा सकता है और बहुत ही जल्दी हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, जो हमारे हॉस्पिटल में काम आती है ना।
जब वेंटिलेटर पे होता है पेशेंट तो उस समय ऑक्सीजन की विशेष ज़रूरत होती है। अतः अब आप इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, रासायनिक गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स कहो, केमिकल डायनेमिक्स कहो या रासायनिक बलगतिकी कहो, ये भौतिक रसायन विज्ञान की, फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग या गति, उनकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म, किस प्रोसेस से वो होंगी, क्या क्या इंटरमीडिएट्स बनेंगे, तथा वेग, उनकी वेलोसिटी, उसको प्रभावित करने वाले कारक, उन सब का अध्ययन हम इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अध्ययन करेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, प्रेक्षणों से ये ज्ञात हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं जो ये हैं बच्चों, सुनो आप ध्यान से। पहला, अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा है अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तीसरा है ताप, टेम्परेचर। चौथा है उत्प्रेरक अथवा समंदक, कैटलिस्ट और इनहिबिटर। पांचवा है माध्यम की पीएच, पीएच ऑफ द मीडियम। छठा है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सातवां है बेटा विकिरण प्रभाव, रेडिएशन इफेक्ट। आठवां है अभिक्रिया का दाब, प्रेशर ऑफ रिएक्शन। नौवां है क्रियाकारक की सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम पहला लेके चलते हैं बेटा। ये जो सीक्वेंस है इनका, मैंने जो आपको 9 बताए हैं मेरे नोट्स के अनुसार, ये सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। कोई टेम्परेचर को पहले ले ले, जैसे इस स्लाइड में हमने लिया है, कंसंट्रेशन को उसके बाद ले ले, कैटलिस्ट ले ले, सरफेस एरिया ले ले और प्रेशर ले ले। ये सीक्वेंस आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हो, चाहे मेरे नोट्स में जो 9 पॉइंट बताएं उसके अनुसार आप लिख सकते हो, और चाहो तो जैसा मैंने इस पीपीटी में बताया है आपको उसके अनुसार आप लिख सकते हो। इस सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा पैरामीटर आपने पहले लिखा है और कौन सा कारक आपने बाद में लिखा है, इसका कोई अंतर नहीं आएगा। आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मार्क्स आप कैसा लिखते हो इसके आधार पर दिए जाते हैं, ना कि इस सीक्वेंस के आधार पर दिए जाएंगे कि किस पैरामीटर को आपने, किस फैक्टर को आपने पहले लिखा है और किस फैक्टर को आपने बाद में लिखा है। तो ध्यान से मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसको समझो और उसी के अनुसार आपको परीक्षा में लिख के आना है, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो मैंने जो नोट्स के अनुसार बोल रहा हूँ बेटा आपको, पहला लिखो आप अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बंध टूटते हैं तथा कुछ नए बंध बनते हैं, इसलिए अभिक्रिया का वेग उसमें उपस्थित बंध विशेष अर्थात अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी के अलग अलग बॉन्ड होते हैं। यदि अभिकारक आयनित अथवा मूलक प्रकृति, यानी उसमें आयन बन रहे हों, कैटायन या एनायन बन रहे हों, या फ्री रेडिकल हो प्रकृति के हों, तो अभिक्रिया तेजी से होती है। उदाहरण के लिए Ag+ और Cl- से AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आता है अपना। आणविक क्रियाएं तीव्र गति से होंगी और जो आयनिक क्रियाएं हैं वो तो तीव्र गति से होंगी, और आणविक जो अभिक्रियाएं होंगी ना बेटा वो क्या होंगी, मंद गति से होंगी, उतनी तीव्र गति से नहीं होंगी जितनी तीव्र गति से आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आणविक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक की स्वयं की प्रकृति अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाओं की तुलना में मंद गति से होती हैं। इसी प्रकार ये भी देखा गया कि कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं धीमी होती हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं अपेक्षाकृत तीव्र गति वाली होती हैं, फास्ट होती हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि वो आयंस के बीच में होती हैं। दूसरा कारक है बेटा अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग अभिकारी अणुओं के
प्रति सेकंड होने वाले संघटों अथवा टक्करों कोलिजन्स की संख्या द्वारा निर्धारित करते हैं। जैसे H2 + I2 से 2 HI बनता है के लिए यदि हाइड्रोजन या आयोडीन के अणुओं की संख्या दुगनी कर दी जाए तो हाइड्रोजन आयोडीन संघटों की संख्या भी दुगनी हो जाएगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। इस प्रकार अधिक अणुओं की सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार अभिक्रिया का वेग भी अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी अभिक्रिया का वेग उतना ज़्यादा होगा, जितनी कम सांद्रता होगी अभिक्रिया का वेग उतना कम होगा। अतः अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी।